जो तो ईशान खान का मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। उम्मीद आप सब लोग करते होंगे। आज यूपी पर श्रृंखला में आज आपके सामने एपिसोड 4 प्रस्तुत है और क्योंकि ये अंतिम सप्ताह नाम पर सीरीज चल रही है जिसमें आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। थोड़ी बहुत कमी है तो आप सुधार करते हैं। आइए शानदार प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखिएगा ऊपर। असमार्थ शब्द का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इधर भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन है क्योंकि आपकी तारीख को परखने के लिए इससे बेहतर माध्यम नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है पीड़ा, बी संकट, सी है आपका व्यथा, डी आपका दर्द है। आप अकॉर्डिंग चाहते होगा आप सोच करके देखिएगा। आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर के बैठ सकते हैं या फिर मेरे आंसर बताने से पहले मन में सोच सकते हैं तथा नीचे मेरे चैनल पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखिएगा आपको सामने ऑप्शन नंबर ए पीड़ा, बी संकट, सी व्यथा, डी आपका दर्द है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी संकट बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दर्द है, व्यथा है, पीड़ा है, ये सभी समानार्थक शब्दों में आते हैं और आपका संकट असमानार्थक शब्दों में आता है। मतलब ये तीन शब्द समान है, व्यथा, दर्द, पीड़ा, लेकिन संकट आपका अलग हो जाएगा। आप परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक करने चाहिए, गलती होने की संभावना हमेशा रहती है। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है पीड़ा, शांत हो जाना। ऑप्शन नंबर बी निडर हो जाना। ऑप्शन नंबर सी निर्जीव हो जाना। डी है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। आप अकॉर्डिंग क्या होगा आप सोचिएगा। देखिएगा पीड़ा, शांत हो जाना, निडर हो जाना, निर्जीव हो जाना या भय के कारण स्तब्ध हो जाना। याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी भय के कारण स्तब्ध हो जाना बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? अक्सर देखा गया है कि 2-3 क्वेश्चन आपके कभी कभी हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं जहाँ पर आपका लेखक रचनाएं पूछी जाती हैं। तो आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है कविता, बी कहानी, सी आपका नाटक है, डी आपका व्यंग है। आप अकॉर्डिंग क्या सही होगा, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आधे अधूरे आपका नाटक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आधे अधूरे आपका नाटक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे का संदर्भ विच्छेद क्या होगा? दूसरे का संदर्भ विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दुष्धंतर, ऑप्शन नंबर बी दुष्धंतर, ऑप्शन नंबर बी दो धंतर और डी आपका कोई नहीं। आप अकॉर्डिंग क्या सही होगा आप कमेंट में बताइएगा, लेकिन इसका सही ऑप्शन देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, रात को विचरण करने वाला प्राणी, जो भी प्राणी आपका रात में विचरण करता हो उसके लिए वाक्यांश में एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए निशाचर, ऑप्शन नंबर बी आपका वंचर, सी आपका अगर हम बात करें तो आपका निशाचर हो जाएगा, डी आपका कोई भी नहीं। आप रिकॉर्डिंग का सही होगा, लेकिन याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन आपका निशाचर होगा। जब भी बात होती है रात को विचरण करने वाले प्राणियों के विषय में वहाँ पर हम निशाचर वाक्यांश के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चनों को हम देखते हैं। आपके समक्ष आते हैं आपके सामने राजनीतिक शास्त्र के क्वेश्चन। आइए हम विज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्लोरोफिल अगर जलाया जाए तो क्या चीज बचेगा? क्लोरोफिल अगर जलाया जाए तो क्या चीज बचेगा? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम। सी है कॉपर और बी है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन है सोडियम, बी मैग्नीज, सी है कॉपर, डी है आपका मैग्नीशियम। आपके अकॉर्डिंग सही क्या होगा? ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने साइड में लिखा नहीं है कब क्या पूछा गया है और ये ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि उसी केवल एक समय लगेगा और बेहतर ये है कि हमारे पास सॉल्व करने के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ऐसे में जो है कि आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको देखिएगा ताकि आप इसे सीख पाएँ। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा आपने बताया है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैग्नीशियम बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक नहीं था मेरे पास, साइड में रखा हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
विटामिन शब्द के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डेविस, बी हुक, सी फंक, डी है आपका एडिसन। आप अकॉर्डिंग क्या होगा आप सोचिएगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। कम से कम समय में हम भी परीक्षा में कोशिश करते हैं कि हमारे क्वेश्चन हो जाएं। वैसे ही ये PYQ जो सीरीज़ है हम भी कोशिश करेंगे कि आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन में सीख पाएँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। नहीं तो क्या होता है कि क्वेश्चन 15 कराए, टाइम 1 घंटे का लिया, इससे क्या होता है टाइम भी वेस्ट होता है, आपको सीखने को भी बहुत कुछ कम मिलता है। आइए देखते हैं विटामिन शब्द के जनक कौन है? ए डेविस, बी हुक, सी फंक, डी एडिशन। ये आपका फंक पड़ जाएगा। और ठीक है, विटामिन शब्द के जनक कौन है? तो फंक हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नारंगी प्रचुर स्रोत है। नारंगी में मतलब प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कुछ कहने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नारंगी में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? था नारंगी प्रचुर स्रोत है। विटामिन का है, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी है प्रोटीन। याद रखेंगे नारंगी जो है कि प्रचुर मात्रा में विटामिन का स्रोत है, विटामिन सी पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 14 है मनुष्य में यूरिया कहाँ बनता है? मनुष्य में यूरिया कहाँ बनता है? ए यकृत, बी प्लीहा, सी पेट, डी यूरेटर। आप अकॉर्डिंग क्या होगा मनुष्य में यूरिया कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 में है रक्त स्पंदन के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी विटामिन के, सी आयरन, डी है आपका कैल्शियम। ठीक है, रक्त स्पंदन के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, बी विटामिन के, सी आयरन, डी कैल्शियम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विटामिन के। रक्त के स्पंदन के लिए विटामिन के आवश्यक है। जैसे विटामिन के स्रोत कौन कौन से होंगे आप में जरूर लिखिएगा। आइए आगे की क्वेश्चन श्रृंखला में हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टिकल साइंस के क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं नाट्य विज्ञान के क्वेश्चन। जो देश अनुसंधान के सचिवन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे। भारतीय ग्राम संस्कृति की शुरुआत हमने हड़प्पा सभ्यता से की थी, जहाँ से भारतीय ग्राम संस्कृति के साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं। तो जो भी वीडियोस में हमने अभी तक आपको पढ़ाया है उससे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बनेंगे, विभिन्न परीक्षाओं में अब तक की पूछे भी गए हैं। आइए हम उनका अभ्यास करते हैं। आप भी करने की कोशिश करिएगा और सोचिएगा कि क्या आपको इसका उत्तर पता था। अगर नहीं पता है तो आप भारतीय ग्राम संस्कृति मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है भारतीय ग्राम संस्कृति इंडियन आर्ट एंड कल्चर्स लेक्चर वीडियोस, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है हड़प्पाकालीन नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? पहला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? आपके सामने ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी है आपके लिए रंगपुर। आप अकॉर्डिंग क्या सही होगा आप बताइएगा। अनिश मैके ने इसे खोज की थी, तो जो है कि ये मिली थी आपकी मोहनजोदड़ो से। तो इस तरह से जो है कि आपकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त होती है। अगर हम बात करते हैं पुरुष की धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, पुरुष की धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हमने चित्रात्मक तरीके से इसे पढ़ाया था। इस चैप्टर को जो पढ़ाया था हमने धड़ की मूर्ति बनाई थी, नदी की भी बनाई थी। तो आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। और देखिएगा पुरुष की धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है कोटदीजी, ऑप्शन बी है सुरकुटदा, ऑप्शन सी है रंगपुर, ऑप्शन डी है हड़प्पा। आप अकॉर्डिंग क्या होगा हमें आप बताइएगा। तो अब याद रखेंगे पुरुष की धड़ की जो मूर्ति है वो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई थी। आगे आपके लिए क्वेश्चन है खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? ठीक है, खंडगिरी की गुफाएं एग्जाम में काफी बार पूछी गई हैं। तो खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है MP, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है आपका मदुरई। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा सही हो जाएगा। खंडगिरी गुफाएं कहाँ पर? उड़ीसा में है। आपके लिए क्वेश्चन है खंडगिरी की गुफाओं का निर्माण किस वंश में हुआ है, किसने करवाया था? अगर आपको पता है तो हमें बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दाढ़े वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? दाढ़े वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? आपके सामने ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है कोटा। आप अकॉर्डिंग क्या होगा आप में कमेंट में लिखेंगे इस बात का आंसर। नहीं पता है जाकर के पढ़िएगा और सीखिएगा। जो भी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं कुछ वैसे ही क्वेश्चन हैं, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको
प्रीवियस ईयर पेपर में भी मिलेंगे, याद रखेंगे आप। ऐसे में सभी क्वेश्चनों का आप अच्छे से पकड़ के नोट भी कर सकते हैं और मेरे द्वारा पढ़ाई गई प्लेलिस्ट से आप जो है कि सीख भी सकते हैं। आइए हम कुछ और क्वेश्चनों का अभ्यास करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ऊपर देखिएगा। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख किस राज्य में है? लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख किस राज्य में है? बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। सोचिएगा ये इसका आंसर क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन लेवल के भी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बिहार राज्य में है। आपके लिए क्वेश्चन है, बिहार में जिला कौन सा पड़ेगा? खोजिएगा, पढ़िएगा। आपके पास बुक है उसको उठाइएगा, उसको देखिएगा, या फिर आप मेरे वीडियो से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बिहार में, ठीक है, बिहार में आंसर तो बता दिया मैंने, लेकिन ये बताइएगा आप किस जिले में पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 है, सारनाथ स्तंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? सारनाथ स्तंभ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पहला क्वेश्चन तो जो है कि यही महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिजौर, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। याद रखेंगे वाराणसी में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, अमरावती शैली का विकास किस वंश में हुआ है? क्योंकि मूर्ति निर्माण है, मंदिर निर्माण है, सबकी अलग अलग शैलियाँ थी। तो विकास किस वंश के समय में हुआ है, मतलब प्रगति इतनी ज़्यादा हुई है कि किसी और में नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर ए गुप्त, ऑप्शन नंबर बी सातवाहन, ऑप्शन नंबर सी मौर्य, ऑप्शन नंबर डी कण्व। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सातवाहन वंश हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये बताइएगा सातवाहन वंश जो था उसका सबसे लोकप्रिय राजा, सबसे प्रतापी राजा किसको कहा जाता है? अब पता है तो आप हमें बताइएगा, नहीं तो फिर अच्छे से पढ़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधार शैली है। गांधार शैली है वो किसकी शैली है? मंदिर निर्माण की शैली है, मूर्ति निर्माण की शैली है, अथवा उससे घर बनाते हैं, अथवा ये महल निर्माण की शैली है। इन सभी की शैलियाँ होती हैं अलग अलग, ठीक है। एक दुहरा पाला होगा, जिनकी झोपड़ी आपकी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो सबकी घर की अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। राजस्थान जैसे अलग बनते हैं, मिट्टी घर वहाँ बनते हैं, और बांसों पे घर आपके असम में बनते हैं। तो वैसे ही जो है कि शैलियाँ होती है। लेकिन गांधार शैली किसकी शैली है? याद रखेंगे गांधार शैली आपकी मूर्ति निर्माण की शैली है। आइए आगे हम कुछ और क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम देखते हैं, बरहुत का स्तूप आपका कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, बरहुत का स्तूप किस राज्य में पड़ता है? आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। सोच के बताइएगा आप रिकॉर्डिंग क्या सही होगा। बरहुत का स्तूप कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। बरहुत का स्तूप किस राज्य में है? अगर आपको पता है तो आप एक काम क्या करिए, या फिर आप कमेंट में कर सकते हैं, या फिर आप जो है कि एक पेपर और कलम जो है कि लेकर के बैठा कीजिए, जिससे आप जो है कि अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इससे क्या होगा, सीखने को मिलेगा, आप जान पाएंगे। याद रखेंगे राइट ऑप्शन इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एक जिला सतना है, सतना जिला में बरहुत का स्तूप है, ठीक है, जिला सतना है, ठीक है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 है, ताजमहल यूपी के किस जिले में पड़ता है? ठीक है, ताजमहल यूपी के किस जिले में पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बिजनौर, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी है आपका आगरा, ऑप्शन नंबर डी है आपका वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आगरा सही हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने किया है, हमें आप जरूर बताइएगा। और ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं हम, गांधार शैली का विकास किस वंश के समय में हुआ है? ठीक है, गांधार शैली है क्या? याद रखेंगे गांधार शैली मूर्ति निर्माण की शैली है, ठीक है। वीडियोस को अच्छे से पढ़िएगा। पाठ्यक्रम संस्कृति के काफ़ी विस्तार से हमने आपको वहाँ पे पढ़ाया है। आया इसलिए है क्योंकि कुछ एग्जाम होते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सरल आते हैं, जैसे कि ताजमहल यूपी के जिले में थोड़ा सा हल्का सा इजी क्वेश्चन है, तो निर्माण किसने किया, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होता है तो क्या होता है, ऐसे में ज़रूरी है कि हमेशा
जो परीक्षा की तैयारी है, पढ़ाई लिखाई है, थोड़ा सा हमें अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि पेपर का थोड़ा सा अगर अप आए तो हम वहाँ तक पहुँच सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। कोई समस्या है, कोई दिक्कत तो मैं आप बताइएगा। ठीक है, गंधार शैली क्या है, तो मूर्ति निर्माण की शैली है, किस वंश के समय में हुआ है, और विकास का मतलब ये है कि काफ़ी उसमें प्रगति होना, उसको संरक्षण देना, बढ़ावा देना कि हाँ इस मंदिर का निर्माण आप इसमें कीजिए, इस मूर्ति का निर्माण आप ऐसे कीजिए, ये मूर्ति ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसको प्रोत्साहन दे दिया, कारीगरों को सम्मान दे दिया। ठीक है, राज्य दरबार में उनको बुलाया गया और अतिथि की तरह बुलाया गया कि आप विशेषताएँ बताइए, अपने नमूने आप दिखाइए। ठीक है, तो ये होता है संरक्षण देना, उसका विकास करना। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि आजकल क्या होता है, जीआई टैग मिलता है, जिनको कुछ देते हैं। ठीक है, ये किसी क्वालिटी अच्छी है, इसकी विशेषता, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो काम करके इसको हम बढ़ावा देते हैं। तो वही सब होता था पहले भी। ठीक है, तो गंधार शैली का विकास किस उनके समय में कुशाणों ने जो है कि काफ़ी अच्छा काम इनके समय में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए गुप्त है, ऑप्शन नंबर बी सातवाहन है, सी मौर्य है, ऑप्शन नंबर डी कुशाण का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मथुरा शैली लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मथुरा शैली क्या है। ऑप्शन ए है मंदिर निर्माण है, ऑप्शन नंबर बी मूर्ति निर्माण है, ऑप्शन नंबर सी घर निर्माण है, ऑप्शन नंबर डी महल निर्माण है। ठीक है, सोच के बताइएगा मथुरा शैली है क्या। याद रखिए, मथुरा शैली आपकी एक मूर्ति निर्माण शैली है। जैसा कि आप हिंदू धर्म में देखते होंगे, दुर्गा जी तलवार के साथ हैं और आपके शंकर त्रिशूल लिए हुए हैं, बहुत सारे देवता मतलब अस्त्र शस्त्र लिए हैं। जो अस्त्र शस्त्र देखने को मिलता है ना, वो इसी शैली में शुरुआत होती मानी जाती है। तो बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण, जो शस्त्र सहित मूर्तियाँ हैं ना, वो इनके समय में हुआ है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई समस्या है, कोई आपको दिक्कत आ रही है तो हमें बताइएगा, कोशिश करेंगे आपको सुझावों को बेहतर तरीके से आप पे लागू कर पाएँ। और कोशिश क्या करिए, क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ा करिए, फिर देखा कीजिए और खुद से सोचने का प्रयास किया करिए मेरे बताने से पहले कि हाँ संबंधित जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा। इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। थैंक यू। और हाँ, प्राचीन इतिहास की वीडियो बहुत सारी पढ़ी, वो भी देख लीजिएगा, वहाँ से पढ़िएगा आप। प्रैक्टिस अब से क्यों भी हैं, तो पहले पे आप जो है कि विजिट क्या करिए, जिससे आप बहुत सारी जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वहाँ पर आप पढ़ सकें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे।